स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारी सी नई बुक डेवलपमेंट की, नए सेशन की नई बुक से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहाँ पे नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है, फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, लेकिन फ्री क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी आपको बताया, आप वहाँ व्हाट्सएप करके मैं बताऊंगा कहाँ फ्री क्लास होता है, किस ऐप पर होता है। बस आपको आना है और छा जाना है। और ये प्यारी सी दो बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर आए हाय डर लगता है भैया, लेकिन स्टार्ट करेंगे और आप लोग गुरुजी के साथ हैं तो टेंशन की कोई बात हो ही नहीं सकती। पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अरे क्या सर पढ़ाई में गाना सुना रहे हो। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या करा था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको एक वर्ड अच्छे से दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आज़ाद हुए उस समय जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन क्या थी, क्या क्या फीचर्स थे। एक तरीके से prior to the British rule, Indian economy was a vibrant and prosperous economy. On the agriculture sector front, it was a self-contained rural economy where cultivators themselves were the owners of land. British rule से पहले, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पर कब्जा नहीं करा था उससे पहले जो इंडिया था वो एक ऐसी इकोनॉमी था जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान देता था। वहाँ के जो लोग थे कल्टीवेटर्स, जो वहाँ पर खेत पर काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो मालिक होते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो फेमस थे उनके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वजह से। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हाथ के द्वारा बनाए जाते हैं, आर्टिशियन जो बनाते हैं। आवर एक्सपोर्ट्स इंजॉय ग्लोबल रेपुटेशन, यानी कि हमारे इंडिया से जो सामान बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, बेचा जाता था, उसकी भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रेपुटेशन थी। द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड द मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क वर फेमस फॉर एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। ये सारी चीज़ें एक अच्छी तरफ इशारा दे रही थी। बट The advent of the British rule marked the beginning of a systematic exploitation of the Indian economy। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार आई, इंडिया में उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने सब एक्सप्लॉइट कर दिया। एक्सप्लॉइट मतलब बर्बाद कर दिया। जैसे कि लड़कों का कट जाता है ना, समझ जाते हो क्या कट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं बेचारे, वैसे ही बर्बाद कर दिया। The agriculture sector was exploited as a source of revenue। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको उन्होंने अपने इनकम के जरिए के लिए एक्सप्लॉइट किया, पैसा लिया वहाँ से ज़्यादा। The industrial sector was destroyed by exploiting the domestic market for the British product। इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने कैसे बर्बाद किया कि जो इंडिया का सामान था वो ब्रिटिश भेजा गया और ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए। वहाँ क्या होता था कि उस समय इंडिया में जो कच्चा माल होता है, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन, और वहाँ से बना बनाया सामान यानी कि इंपोर्ट होता था ब्रिटिश से। यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, यानी एक्सपोर्ट होता था, और ब्रिटेन से बना बनाया गुड्स आता था इंडिया में। इससे हमारा क्या हुआ, इंडिया की जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसको उन्होंने एक्सप्लॉइटेट कर दिया। Owing to the systematic exploitation of the agriculture and industrial sector and restructuring of India foreign trade in favor of the British economy, India changed from vibrant economy to a stagnant and backward economy। ये जो चीज़ें हुई उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर किया। भारत का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर था वो उन्होंने अपने फेवर में यूज़ करना, मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इंडिया पहले एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी और अब स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जो काफ़ी स्लो बढ़ती है, काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा लगता है कि कहीं रुक गई है, फंस गई है, इस तरीके की इकोनॉमी। या बैकवर्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जो काफ़ी कम पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम या जीडीपी हमें शो करती है। तो यहाँ पर अब कुछ फीचर्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जब हम आज़ाद हुए उस समय इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी क्या होती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जो काफ़ी कम या बिल्कुल भी ग्रोथ शो नहीं करती इनकम में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कभी भी इंडिया का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करी। हाउएवर दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिनलैंड शिरास, वी राव एंड आर.सी. देसाई, ये कुछ लोग थे जिन्होंने भारत का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया, ठीक है ना, और जिसमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे अच्छा नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम किसने एस्टिमेट किया था, तो उसके लिए आप वी राव को कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट रिवीज दैट द कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम पर ईयर वॉज मर्ज 0.5%। तो आप देख सकते हो कि 2% की ग्रोथ किसमें, नेशनल इनकम में, और पर कैपिटा इनकम में 0.5%। तो आपको दिख रहा होगा कितना कम। तो इसी को हम कहते हैं स्टैग्नेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल वॉज मिजरेबली लो, एपिडेमिक एंड फेमिनीज वर ए रिकरिंग फिनोमेना। एपिडेमिक यानी कोई आपदा आ जाती थी, या भुखमरी जिसे कहते हैं उसे फेमिनी कहते हैं, ये चीज़ें आती जाती रहती थी जिस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही थी। सेकंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड अ बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जो इकोनॉमी था वो उस समय बैकवर्ड इकोनॉमी था। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है सर? बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है। 1947 या 48 में कहा जाए तो जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 230 रुपये थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन गरीब थी, उनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो इसकी वजह से पॉवर्टी भी आई। थर्ड है आपका डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। जो हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम किया जाता था या एग्रीकल्चर सेक्टर काम करता था। तो अब काम करता कैसे था? एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 72% लोग काम करते थे। 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी कंट्री की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन जाता था वो सिर्फ 50% जाता था। क्यों सर? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उनका लो प्रोडक्टिविटी था। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर सकते हो, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से आपके पास अच्छी पानी की सुविधा नहीं था, इंसेक्टिसाइड नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे। इन रीज़न की वजह से जो प्रोडक्शन था वो कम होता था। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ काम तो 72% लोग कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो सिर्फ 50%। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। ब्रिटिश रूल से पहले आपको मैंने भी बताया भी था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की एक वैल्यू थी, बट इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। पॉलिसी कौन सी? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। सर ये क्या था? ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, इंडिया से बना बनाया रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन में, वो भी टैक्स फ्री,
और ब्रिटेन से इंडिया में बना बनाया गुड्स आता था, मशीन मेड गुड्स आता था इंडिया में, वो भी टैक्स फ्री। तो इससे क्या हुआ, और अगर कोई दूसरी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को भेजा जाएगा तो उस पर काफ़ी सारा टैक्स लगता था। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रूल। जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, वो सब एक तरीके से पूरी ख़त्म ही हो गई थी, आप कह सकते हो। Heavy industry show a bleak growth, and for the bulk of the capital goods requirement, we were dependent upon imports from Britain. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो बहुत ही कम ग्रोथ शो करती थी, और हम कैपिटल गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं रिपीटेडली, जैसे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मशीन वगैरह, प्लांट वगैरह, वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। और उसके लिए भी, क्योंकि हमारे पास खुद के कैपिटल गुड्स नहीं होते थे, तो हम इंपोर्ट के लिए डिपेंड रहते थे ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन सरकार से मंगाते थे। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, यानी कि द कंट्री वॉज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट। जो कंट्री थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड थी, इम्पोर्ट पर, पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जो आर्म का फोर्सेस था, आर्म फोर्सेस जो होती कंट्री की, वो भी डिपेंड था फॉरेन इंपोर्ट, बाहर से सामान मंगवाया जाता था। डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास, डिफेंस तो छोड़ो, जो कंज्यूमर के गुड्स होते हैं जैसे सुइंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ये भी हम बाहर से उम्मीद करते थे, बाहर से इंपोर्ट करने की ख्वाहिश रखते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, जो शहरी लोग होते हैं, जो ऐसे लोग जो डेवलपमेंट एरिया में रहते हैं, डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, उन्हें हम अर्बन लोग कहते हैं। और जो गांव के अंदर जिन्हें देहात कहते हैं, देहाती कहते हैं, उन्हें हम रूरल लोग कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी, विलेज में थी, गांव में रहती थी। 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन जो है, जो जितनी पॉपुलेशन थी उसका सिर्फ 14% जो लोग थे वो अर्बन एरिया में रहते थे, और 86% थे वो रूरल एरिया में रहते थे। जिसका रीज़न है, रूरल पॉपुलेशन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी एग्रीकल्चर के अलावा। दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, जिससे हमारी जो पॉवर्टी थी वो बढ़ती चली गई। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 11 पढ़ा होगा, प्लांट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नेदर होली फ्यूडल नॉर ए कैपिटलिस्ट, यानी कि ना तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर था और ना ही सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर था, दोनों सेक्टर कंबाइन थे, जिसे हम कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये कुछ फीचर्स थे उस समय। इट वॉज अ मिक्स इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हो। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटल मोड। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस। जो हमारी फ्यूडलिस्टिक मोड होता था उससे हमारा प्रोडक्शन कम होता था, और प्रोडक्शन कम होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, बैकवर्ड एरिया में जा रहे हैं। Briefly, we can state that on the eve of independence, Indian economy was characterized with low level of economic development. यानी कि जब eve of independence था, तो जो eve of independence पर जो characterized था वो क्या था कि हमारी जो economic development है वो काफ़ी low है। It was developed only to the extent it could serve the colonial interest of the British government. उसमें डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही होता था जो हमारी ब्रिटिश सरकार के फेवर में जा सके, ब्रिटिश सरकार का भला कर सके। अब वहाँ पे रेलवे भी आए, पोर्ट्स भी आए, पोस्ट एंड टेलीग्राम भी डेवलप करे, लेकिन वो सिर्फ क्यों करे गए, ताकि जो हमारी ब्रिटिश सरकार है वो अपना एरिया बढ़ा सके। वो चाहती थी कि उसका जो एरिया है वो वाइड स्प्रेड कर सके, अपने सामान को प्रमोट कर सके। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम यहाँ से पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।